एक बैटरी के अंदर ऐसा क्या जादू होता है जो हमारे फोन को चलाता है, और वही जादू जब गलत हो जाए तो लोहे जैसी मजबूत चीज को खा जाता है। आज हम इलेक्ट्रॉन्स के इसी दोहरे खेल को समझेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बिल्कुल। और ये केमिस्ट्री के सबसे दिलचस्प चैप्टर्स में से एक है, क्योंकि ये हमारी चारों तरफ है। हाँ, हर जगह। और आज की हमारी ये खास बातचीत एएमयू, बी एंट्रेंस और जेई मेन की तैयारी करने वालों के लिए है। हम एनसीईआरटी को अपना बेस बनाकर चलेंगे राइट। और ये देखेंगे कि थ्योरी और कॉन्सेप्ट से प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल कैसे बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। आखिर ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या? एनसीईआरटी की किताब में इसकी एक बहुत सटीक परिभाषा दी गई है। हाँ, एनसीईआरटी कहता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस and the use of electrical energy to bring about non-spontaneous chemical transformations. सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। हाँ, लगता है, पर असल में ये एक दो तरफा रास्ते की कहानी है। दो तरफा रास्ता, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि इसमें दो काम होते हैं। पहला, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, यानी ऐसी केमिकल रिएक्शन जो खुद ब खुद होना चाहती है। अच्छा। उससे निकलने वाली केमिकल एनर्जी को बिजली में बदलना। और दूसरा? इसका ठीक उल्टा। उल्टा मतलब बिजली का इस्तेमाल करके एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो अपने आप नहीं होती उसे होने पर मजबूर करना। अच्छा, तो मतलब हमारे फोन, घड़ी या टॉर्च में जो बैटरी लगी है वो पहले वाले रास्ते का उदाहरण है? हाँ, बिल्कुल। जहाँ केमिकल रिएक्शन से बिजली बन रही है। एकदम सही। वो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का नतीजा है। और दूसरे रास्ते का सबसे अच्छा उदाहरण है इलेक्ट्रोलिसिस। जैसे पानी से हाइड्रोजन बनाना। हाँ, जैसे पानी में बिजली पास करके उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनाना। ये रिएक्शन अपने आप कभी नहीं होती, हमें इसे बिजली देकर करवाना पड़ता है। और देखिए, एमयू एंट्रेंस और जेई मेन दोनों में ही इस चैप्टर से कम 2 से 3 सवाल पक्के आते हैं। ओह, तो वेटेज काफी अच्छा है इसका। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि ज्यादातर सवाल एनसीईआरटी के इन्हीं बेसिक लाइनों की समझ पर आधारित होते हैं। ठीक है, तो ये जो केमिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लेन देन है ये आयनों के जरिए होता है ना? और यहीं पर आते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। बिल्कुल। इलेक्ट्रोलाइट्स वो पदार्थ हैं जो अपने पिघले हुए रूप में या पानी में घुलने पर आयनों में टूट जाते हैं और बिजली को चलने देते हैं। और एनसीईआरटी के हिसाब से एक बहुत जरूरी बात है यहाँ पर। हाँ, एनसीईआरटी के मुताबिक ये समझना बहुत जरूरी है कि सॉल्यूशन में करंट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नहीं, बल्कि इन्हीं आयनों के मूवमेंट की वजह से बहता है। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा फर्क है। और ये इलेक्ट्रोलाइट्स भी दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। हाँ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि नमक NaCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl पानी में जाते ही लगभग 100% आयनों में टूट जाते हैं। तो ज्यादा आयन मतलब ज्यादा कंडक्टेंस। एग्जैक्टली। जितने ज्यादा आयंस उतनी अच्छी कंडक्टेंस। वहीं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सिरके में मिलने वाला एसिटिक एसिड CH3COOH वो पूरी तरह नहीं टूटते। नहीं, वो पानी में सिर्फ थोड़ा सा ही टूटते हैं। तो कम आयन मतलब कम कंडक्टेंस। यहीं पे एक सवाल आता है जो मैंने सुना है, एएमयू में अक्सर पूछा जाता है। अगर हम सॉल्यूशन में और पानी मिलाएं यानी डिल्यूशन करें तो कंडक्टेंस पर क्या असर पड़ेगा? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। बहुत अच्छा सवाल है, और ये एक क्लासिक जेई मेन कॉन्सेप्ट ट्रैप भी है। अच्छा। हाँ, यहाँ दो अलग अलग तरह की कंडक्टेंस को समझना होगा। पहली है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसे कपा के कहते हैं। ओके। इसे ऐसे समझें कि आप सिर्फ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्यूशन की कंडक्टेंस माप रहे हैं। अब जब आप पानी मिलाते हैं तो उस छोटे से क्यूब में आयनों की संख्या कम हो जाएगी। बिल्कुल कम हो जाती है। इसलिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिल्यूशन पर घटती है। अच्छा, ये तो समझ आया, लेकिन एक और कंडक्टेंस होती है, मोलर कंडक्टेंस। उसका क्या होता है? वही तो असली खेल है। मोलर कंडक्टेंस यानी लैम्डा एम पूरे 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की ताकत है, चाहे वो कितने भी पानी में घुला हो। अब सोचिए, आप एक बहुत भीड़ वाले कमरे से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। मुश्किल होगा, है ना? हाँ। वो है कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। हाँ, बिल्कुल। डाइल्यूशन का मतलब है उसी कमरे को बहुत बड़ा कर देना। अब आप आसानी से घूम फिर सकते हैं। सही बात है। आयनों के साथ भी ठीक यही होता है। पानी मिलाने से उन्हें घूमने की ज्यादा जगह मिलती है, वो एक दूसरे से कम टकराते हैं और ज्यादा आजादी से भागते हैं।
इसलिए उनकी कुल ताकत यानी मोलर कंडक्टेंस बढ़ जाती है। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। तो अब हम उस डिवाइस पर आते हैं जो ये सब करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हमने बात की थी कि ये 2 तरह का होता है। हाँ, और ये मैं बता दूं एएमयू का पसंदीदा टॉपिक है। पहला है गैल्वेनिक सेल, जिसे वोल्टाइक सेल भी कहते हैं। ये हमारी बैटरी वाला सेल है। बिल्कुल, ये वो हीरो हैं जो एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन की एनर्जी को हमारे लिए बिजली में बदलता है। ये खुद काम करता है। एनसीईआरटी में डैनियल सेल का जो डायग्राम है वो इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है। मैं उसे आंखों के सामने लाने की कोशिश करती हूँ। हाँ, बताइए। 2 अलग-अलग बीकर हैं। एक में जिंक की रॉड जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डूबी है और दूसरे में कॉपर की रॉड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। ठीक है। दोनों रॉड्स को एक तार और वोल्टमीटर से जोड़ा गया है और दोनों सॉल्यूशंस को एक यू आकार की ट्यूब साल्ट ब्रिज से जोड़ा गया है। बिल्कुल सही चित्रण। इस गैल्वेनिक सेल में एनोड पर नेगेटिव चार्ज होता है और कैथोड पर पॉजिटिव। अब आते हैं दूसरे सेल पर, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। जो इसका उल्टा है। ठीक उल्टा। ये बिजली का इस्तेमाल करके एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को जबरदस्ती करवाता है। इसे काम करने के लिए बाहर से बैटरी लगानी पड़ती है। रुकिए, यहीं पर मैं हमेशा कंफ्यूज होती हूँ। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में साइन उल्टे हो जाते हैं, एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव। ऐसा क्यों? क्या एनोड का मतलब ही बदल गया? बहुत ही शानदार सवाल है और यही वो ट्रैप है जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स फंसते हैं। हाँ, एनोड का मतलब कभी नहीं बदलता। एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखिए, एनोड वो जगह है जहां हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन यानी इलेक्ट्रॉन का लॉस। हाँ, इलेक्ट्रॉन का लॉस। और कैथोड वो जगह है जहां हमेशा रिडक्शन होगा, यानी इलेक्ट्रॉन का गेन, चाहे कोई भी सेल हो। इसको याद रखने की कोई ट्रिक है ना? OILRIG, ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन। OILRIG। अच्छा है, तो फिर साइन क्यों पलटे? क्योंकि सेल का नेचर बदल गया है। गैल्वेनिक सेल में एनोड जैसे जिंक वो खुद ब खुद इलेक्ट्रॉन धक्का दे रहा था। वो इलेक्ट्रॉन का सोर्स था, इसलिए वो नेगेटिव था। अच्छा। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम बाहर से बैटरी लगाकर एनोड से इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती खींच रहे हैं। ओह, तो इसलिए वो टर्मिनल पॉजिटिव बन जाता है। मतलब नहीं बदला, बस हालात बदल गए। वाह, अब ये हमेशा के लिए याद रहेगा। तो इस OLRIG नियम के हिसाब से गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कहाँ से कहाँ होता है? हमेशा एनोड से कैथोड की तरफ, यानी डैनियल सेल में। डैनियल सेल के केस में जिंक से कॉपर की तरफ, मतलब नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि सेल काम कैसे करता है, लेकिन ये वोल्टेज पैदा कैसे करता है? इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सही। एनसीईआरटी के अनुसार ये किसी इलेक्ट्रोड और उसके इलेक्ट्रोलाइट के बीच पैदा होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस है। सरल भाषा में सरल भाषा में कहें तो ये किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन खोने या पाने की एक तरह से नेचुरल ताकत को मापता है। पर हम किसी अकेले इलेक्ट्रोड की ताकत कैसे माप सकते हैं? ये तो तुलनात्मक चीज हुई ना। बिल्कुल, आप अकेले किसी की ताकत नहीं बता सकते। इसीलिए केमिस्ट्री की दुनिया ने एक रेफरी बनाया, एक स्टैंडर्ड। SHE। हाँ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या SHE। इसे कन्वेंशन के हिसाब से हर तापमान पर 0 पोटेंशियल दे दिया गया। अब हम बाकी सभी इलेक्ट्रोड्स को इसके सामने रखकर मापते हैं और उनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 निकालते हैं। और यहीं पर एक और साइन कन्वेंशन आता है जो जेई मेन के लिए बहुत जरूरी है, राइट? हाँ, बहुत जरूरी। IUPAC ने ये तय किया है कि जब भी हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे तो हमारा मतलब हमेशा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से ही होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की ताकत। बिल्कुल, इससे सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाती है। सेल का कुल EMF या E0 सेल निकालने का एक ही फॉर्मूला है, E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। और इस फॉर्मूले में दोनों वैल्यूज रिडक्शन पोटेंशियल की ही रखनी है, हमेशा, कोई एक्सेप्शन नहीं। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा पॉजिटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन छीन लेगा और कैथोड बन जाएगा, और जिसका कम होगा उसे इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे और वो एनोड बन जाएगा। सिंपल। एकदम। और यहाँ एक खूबसूरत बात है, ई सेल का पॉजिटिव होना सिर्फ एक गणित का नियम नहीं है, यह प्रकृति का एक संकेत है। ये बताता है कि यूनिवर्स इस रिएक्शन को अपने आप करवाना चाहता है। ये तो थर्मोडायनामिक्स हो गई। बिल्कुल, यह थर्मोडायनामिक्स है जो बिजली की भाषा में बात कर रही है। तो अभी तक हमने देखा कि एक केमिकल रिएक्शन खुद ब खुद बिजली कैसे पैदा कर सकती है, लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, क्या हम इसका उल्टा कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं।
क्या हम बिजली का इस्तेमाल करके किसी ऐसी रिएक्शन को होने पर मजबूर कर सकते हैं जो होना ही नहीं चाहती? बिल्कुल। और यहीं से तस्वीर में आता है इलेक्ट्रोलिसिस, जहां हम बॉस हैं और हम इलेक्ट्रिसिटी की ताकत से केमिकल बदलाव लाते हैं। और इसे समझाया था फैराडे ने। हाँ, महान वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने इसे 2 सरल नियमों में समझाया, जो एमयू एंट्रेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फैराडे का पहला नियम, जहां तक मुझे याद है, वो मात्रा या क्वांटिटी के बारे में है। सही। फैराडे का पहला नियम कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रोड पर जमा हुए पदार्थ का द्रव्यमान यानी मास उस सॉल्यूशन से पास की गई बिजली की कुल मात्रा, मतलब चार्ज। हाँ, कुल चार्ज के सीधे समानुपाती होता है। W प्रोपोर्शनल टू Q। जितना ज्यादा चार्ज पास करोगे उतना ज्यादा पदार्थ जमा होगा। सीधा सा हिसाब है। ठीक है। और दूसरा नियम? दूसरा नियम तुलना करता है। वो कहता है कि अगर आप बराबर मात्रा में बिजली अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कॉपर सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन से पास करते हैं, ओके। तो इलेक्ट्रोड्स पर जमा हुए पदार्थों का वजन उनके इक्विवेलेंट वेट के अनुपात में होगा। एक मिनट, ये इक्विवेलेंट वेट क्या है? इसे सरल शब्दों में समझा सकते हैं? जरूर। इक्विवेलेंट वेट का मतलब है पदार्थ का मोलर मास जिसे उस रिएक्शन में ट्रांसफर हुए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या से डिवाइड किया गया हो। अच्छा। एएमयू एंट्रेंस में इन नियमों पर आधारित सीधे साधे फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं। कोई मुश्किल कैलकुलेशन नहीं होती। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में भी तो दिखते हैं, जैसे बैटरीज। बिल्कुल। एनसीईआरटी के अनुसार बैटरीज 2 तरह की हैं। प्राइमरी सेल्स जैसे घड़ी या रिमोट का ड्राई सेल, ये नॉन रिचार्जेबल होते हैं। एक बार यूज किया और फेंक दिया। हाँ, एक बार केमिकल खत्म तो सेल बेकार। दूसरे होते हैं सेकेंडरी सेल्स, जैसे हमारे फोन या कार में लगी लेड एसिड स्टोरेज बैटरी, जिन्हें हम चार्ज कर सकते हैं। बिल्कुल। इन्हें हम बार बार चार्ज कर सकते हैं क्योंकि चार्जिंग के दौरान हम इलेक्ट्रोलिसिस करके ओरिजिनल केमिकल्स को वापस बना देते हैं। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी तो इसी का एक एप्लीकेशन है, जैसे चम्मच पर चांदी की परत चढ़ाना। हाँ, और एक बहुत जरूरी प्रक्रिया है जंग लगना यानी करोजन। अरे वाह, मतलब जंग लगना भी एक तरह की धीमी बैटरी है जो हमारे खिलाफ काम कर रही है। आपने बिल्कुल सही समझा। जंग लगना असल में एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह ही काम करता है। कैसे? इसमें लोहा एनोड बनकर धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होता है यानी घुलता जाता है और नमी और ऑक्सीजन की मौजूदगी में कैथोड बन जाता है। तो अगर ये एक सेल है तो क्या हम इसे रोक भी सकते हैं? जरूर। और यहीं पर एक बहुत ही चालाक तरीका इस्तेमाल होता है जिसे सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन कहते हैं। सैक्रिफिशियल मतलब कुर्बानी देना? हाँ, इसे सैक्रिफिशियल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक धातु सचमुच लोहे के लिए अपनी कुर्बानी दे देती है। ये केमिस्ट्री की दुनिया का एक बॉडीगार्ड है जो खुद गोली खाकर मालिक को बचाता है। ये तो बात दिलचस्प है। हम लोहे के ऊपर उससे ज्यादा रिएक्टिव धातु जैसे जिंक की परत चढ़ा देते हैं। अब जब तक जिंक की एक भी परत मौजूद है, ऑक्सीजन लोहे को हाथ भी नहीं लगा सकती क्योंकि जिंक लोहे से पहले खुद ऑक्सीडाइज होकर उसकी रक्षा करता है। और एएमयू में इस पर सवाल आता है? सीधा एमसीक्यू आता है कि लोहे को बचाने के लिए किस धातु का उपयोग होता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? अब आते हैं सीधे एग्जाम बूस्टर और प्रेडिक्शन जोन पर। कुछ ऐसी बातें जो सीधे याद होनी चाहिए। बिल्कुल। एनसीईआरटी के कुछ वन लाइनर फैक्ट्स। पहला, सॉल्ट ब्रिज का काम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाए रखना है। दूसरा, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए ई सेल की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, ग्रेटर देन 0। हाँ। और तीसरा, डैनियल सेल का स्टैंडर्ड ई सेल 1.1 वोल्ट होता है। और एएमयू में बार बार पूछे जाने वाले कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं? एएमयू के लिए गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बीच का अंतर, फैराडे के नियमों पर आधारित सरल न्यूमेरिकल और कोरोजन और बैटरी जैसे एप्लीकेशन सबसे जरूरी हैं। और जेई मेन के लिए कॉन्सेप्ट ट्रैप्स? जेई मेन में अक्सर ई सेल की गणना के लिए साइन कन्वेंशन में गलती करवाई जाती है। अच्छा। और डाइल्यूशन का स्ट्रॉन्ग बनाम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी पर असर को लेकर कंफ्यूज किया जाता है। छात्रों की सबसे आम गलती एनोड कैथोड के साइन रटना है और ई सेल के फॉर्मूले में गलती करना। हाँ, रिडक्शन पोटेंशियल की जगह ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इस्तेमाल कर लेना। इन गलतियों से बचने का एक ही तरीका है, कॉन्सेप्ट को समझें, रटे नहीं। चलिए तो अब 10 रैपिड फायर एमसीक्यूज से अपनी समझ को परखते हैं। मैं सवाल पूछूंगी, आप जवाब दीजिएगा। तैयार हूं। पहला, डैनियल सेल में एनोड किसका बना होता है? जिंक। दूसरा, सॉल्ट ब्रिज का मुख्य कार्य क्या है? विद्युत उदासीनता बनाए रखना। टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तीसरा, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए ई सेल की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। चौथा,
फैराडे के पहले नियम के अनुसार जमा हुआ द्रव्यमान किसके समानुपाती होता है? आवेश या चार्ज के। 5वां, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वे होते हैं जो पानी में पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं। कंप्लीटली डिसोसिएट। 6, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैथोड पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। 7वां, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या संक्षारण का। 8वां, स्कैंटर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना माना जाता है? 0, 0। 9वां, डिल्यूशन करने पर वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी पर क्या असर होता है? तेजी से बढ़ती है, इंक्रीजेस शार्पली। और 10वां और आखिरी सवाल, सेल Zn स्क्वायर प्लस Cu स्क्वायर प्लस किसका उदाहरण है? गैल्वेनिक या डैनियल सेल का। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है आज हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सभी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स को एनसीईआरटी के नजरिए से देख लिया। बिल्कुल, और ये भी समझा कि एएमयू और जेईई मेन में सवाल कैसे बनते हैं। हाँ, एएमयू एंट्रेंस के लिए एनसीईआरटी पर आधारित ये चर्चा काफी है, और जेईई मेन के लिए भी कॉन्सेप्ट्स को मजबूत करने के लिए ये एक सॉलिड फाउंडेशन है। तो अब बस रिवीजन और प्रैक्टिस बाकी है। बिल्कुल, अब इन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करें और एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज के सवाल जरूर लगाएं। और जाने से पहले हमारे सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक सवाल, अगर हम एक ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाएं जिसमें दोनों इलेक्ट्रोड एक ही धातु, मान लीजिए कॉपर के हों, लेकिन वो अलग-अलग कॉन्सेंट्रेशन वाले कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डूबे हों, तो क्या वो सेल वोल्टेज पैदा कर सकता है? और अगर हाँ, तो कैसे? सोचिएगा जरूर।